गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया था नर से नारायण। आधा चैप्टर अपना हो गया है। आपने ऑब्जेक्टिव भी निशान लगा लिए होंगे। जितने ऑब्जेक्टिव मिलते जा रहे हैं बेटा आप उनको भी कवर करते जाइए, फिर अपन इकट्ठे लिख लेंगे। कल तक हमने देखे थे नर से नारायण में। यहाँ पे मैंने आपको नर से नारायण की भी एक स्टोरी बता दी कि एक सामान्य सा व्यक्ति नारायण मतलब स्वयं को ईश्वर कैसे समझने लगता है। ठीक है, हमने देखे थे सितंबर के महीने में जो है पानी की त्राही त्राही मची हुई थी, वर्षा जबकि अब तक हो जानी चाहिए थी बट अभी तक के वर्षा नहीं हुई थी। तो इस स्थिति में, अवर्षा की स्थिति में जो खेत है वो सूख गए थे। ज्वार की जो पत्तियां हैं वो ऐंठ ऐंठ कर बत्तियां बन गई थी। नए उम्र के पौधे मतलब जो नए पौधे उग रहे थे वो भी अपनी बेकसी पर वो भी मुरझा गए थे। और लेखक ने अपनी इस खेती में जो 20 रुपए लगाए थे वे अब बर्बाद हो रहे थे। तो लेखक इसके लिए पछता भी रहे थे। लेकिन जैसे कि चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था तो शायद ईश्वर के कानों में लोगों के हाहाकार की आवाज़ आ जाती है, उनके कान में भनक पड़ जाती है और काले काले जो बादल है वो मंडराने लगते हैं। ठीक है, ये स्थिति हमने देखे थे अवर्षा की। इसके बाद जब वर्षा होती है तो क्या होता है, वर्षा अत्यधिक मात्रा में होने लगती है, लगातार बारिश हो रही है और लगातार बारिश होने के कारण जो लेखक है उनका जो घर है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। घर में दरारें आ गई है। सेलरों से जो पानी है वो तहखाने के माध्यम से घर के भीतर पहुंचने लगा है। सेलर मतलब तहखाना और रोशनदान मतलब खिड़की, है ना। तो तहखाने से जो पानी है खिड़की से रिश्ता हुआ अंदर आने लगा है। घर के पीछे जो रोशनदान से लगी हुई जो दीवार थी वहाँ पर भी पानी 1 फुट पानी जमा हो चुका था। और लेखक जो है अभी तक इस डर से अनजान थे क्योंकि उन्होंने देखा कि हर साल जब भी पानी आता है तो पानी लगभग इतना पानी तो भर ही जाता है, कभी घर के भीतर पानी नहीं आया। इसलिए जो लेखक है वो इस बात से चिंतित नहीं है। लेकिन हमने ये भी देखे कि जो पानी है अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके धीरे धीरे अब सेलरों के माध्यम से रोशनदान से बहता हुआ एक जलप्रपात जो ऊपर से जब पानी नीचे गिरता है तो उसे हम जलप्रपात कहते हैं। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति जो है लेखक के घर में निर्मित हो गई थी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या हुआ। मैं अपने तहखानों के रोशनदानों पर बड़ा गर्व किया करता था। लेखक कह रहे हैं कि तहखाने के जो रोशनदान मतलब जो खिड़की है, लेखक के घर में जो खिड़की वो बहुत बड़ी थी। भला ही घर सुंदर ना हो लेकिन वो रोशनदान बड़ा सुंदर लगता था। कारण ये था कि उससे आर पार वायु संचार मतलब जो ताज़ी हवा है वो आसानी से घर के भीतर आ जाती थी और घर के भीतर की जो गर्म हवा है वो आसानी से बाहर चले जाया करती थी। तो मैं अपने तहखाने के रोशनदानों पर बड़ा गर्व किया करता था। मैं उनके कारण सायंकाल को भी वहाँ बैठकर कुछ लिख पढ़ सकता था। शाम के समय बड़ी ठंडी ठंडी हवा जो है अंदर आती थी तो लेखक अपना टेबल कुर्सी वहीं खिड़की के पास लगाकर कुछ लिखने पढ़ने बैठ जाया करते थे। और जो महाशय मेरा मकान देखने की कृपा करते, मतलब कोई व्यक्ति आस पड़ोस वाले जब कभी उनके मकान को देखने के लिए आते तो वे अपने मकान पर तो नहीं लेकिन उस खिड़की पर बड़ा गर्व करते थे। वो क्या करते थे, उनसे मैं आर पार वायु संचार की तारीफ बड़ी प्रसन्नता से करता था। यानी मैं मकान के बारे में तो कम लेकिन उस खिड़की के बारे में उन्हें ज़्यादा बताता था कि कैसे शुद्ध हवा जो है घर के भीतर आती, घर की अंदर की जो गर्म हवा है वो कैसे बाहर चली जाती है। क्योंकि उससे मुझे अपनी टूटी फूटी शान और स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी ज्ञान के प्रदर्शन का मौका मिल जाता था। यानी जब वो इस तरह से बताते थे तो लोगों को ऐसा लगता था जैसे कि ये विज्ञान के बड़े जानकार हैं। सौंदर्य प्रिय होते हुए भी तहखानों के झरनों के पुष्ट मांसल सौंदर्य का आस्वादन न कर सका। हमने पहले भी पढ़े हैं कि लेखक सौंदर्य प्रेमी हैं।
ठीक, उन्हें बादलों की उपयोगिता से मतलब नहीं है, लेकिन उन्हें उन बादलों की सुंदरता से मतलब है, क्योंकि वे सौंदर्य प्रेमी हैं। तो यहाँ पर भी जब पानी जब भीतर अंदर आता है तो उस सौंदर्य का आस्वादन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि पानी अब घर के भीतर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो समस्याएं हैं अब धीरे धीरे उत्पन्न होगी, तो यहाँ उनका सौंदर्य प्रेमी होना धरा का धरा रह जाता है। घर फूंक तमाशा देखने वाले को कम से कम प्रकाश की तो जरूरत नहीं होती। जो घर फूंक तमाशा देखने वाले होते हैं, मतलब अपने घर में जो उनके घर में हाहाकार मचा हुआ है और दूसरों के घर जाकर बड़ी बढ़ाई करते हैं, ऐसे लोगों को कभी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ तो पूर्व जन्म के पापों के उदय होने के कारण असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता, मतलब चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा जो है वो दिखाई देने लगता है। घनी कालीमा बिना स्तर स्तर जमे ही पीन होने लगी। पीन का मतलब होता है भरपूर, यानी चारों ओर घनी कालीमा मतलब अंधकार छाने लगा। सूची भेद अंधकार का साम्राज्य हो गया। सूची भेद, चारों ओर घना अंधकार, इतना घना अंधकार कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था, एक हाथ दूसरे हाथ के होने का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था, इतना घना अंधकार हो गया था। बाइबिल के आदर्श दानी की भांति दायां हाथ बाएं हाथ की बात नहीं जान सकता था। यहाँ पे हमने बाइबिल के आदर्श दानी की बात की है, ये क्वेश्चन का आंसर भी है बेटा, है ना। बाइबिल में किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि वो दानी था और वो जब दान करता था तो एक हाथ से जब दान करता था तो दूसरे हाथ को इसकी भनक भी नहीं पड़ती थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि गुप्त दान यानी अपने दान का बखान नहीं करना, इस रूप में यहाँ पे बाइबिल के उस आदर्श दानी के बारे में बताया गया है। बिल्कुल वैसा ही घना अंधकार जो था वहाँ पे उस समय लेखक के घर में छाया हुआ था, तो एक हाथ को दूसरा हाथ नहीं सूझ रहा था। सर से सर टकराने की नौबत आ गई थी, मतलब लोग जो है आपस में टकराते हुए चल रहे थे। अब चारों ओर लालटेन की पुकार होने लगी। लालटेन समझ गए ना, जो दिया जैसे होता है एक बड़ा सा जो कांच के आवरण से ढका होता है, उसकी पुकार होने लगी। लालटेन की पुकार क्यों होने लगी? क्योंकि बिजली नहीं थी, चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा गया था। मेरे घर में कोई सिगरेट बीड़ी नहीं पीता। यहाँ पे लेखक एक व्यंग एक हास्य उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि लालटेन जलाने के लिए अपने को माचिस की जरूरत पड़ेगी। तो लेखक यहाँ पे कह रहा है कि मेरे घर में कोई भी बीड़ी सिगरेट तो नहीं पीता, इसलिए उसमें कभी कभी दिया सलाई का मिलना, दिया सलाई माचिस, ठीक, दिया सलाई का मिलना ऐसे दुश्वार मतलब कठिन हो जाता है, जैसे कि आजकल के बाबू लोगों के घर में गंगा जल का मिलना। ये एक व्यंग है, ठीक है, कि आजकल के बाबू मतलब जो अफसर लोग हैं इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि ईमानदारी जो है उनके भीतर दिखाई ही नहीं देती। यहाँ पे गंगा जल से मतलब है ईमानदारी। तो बिल्कुल वहाँ पर माचिस ढूंढना बिल्कुल ऐसा कठिन हो गया था, इतना कठिन हो गया था जैसे कि आज के समय में किसी अफसर के घर जाकर किसी ईमानदार अफसर की खोज करना। उस समय दिया सलाई का मिलना ज्योति स्वरूप एवं ज्योति स्रोत परमात्मा के मिलने के बराबर हो गया। यानी जैसे तैसे अपने को दिया सलाई तो मिली, लेकिन उस दिया सलाई को पाना कितना कठिन था, जैसे कि हमने ईश्वर को पा लिया हो। ईश्वर को पाना जितना कठिन होता है और जितनी मुसीबतों से हम ईश्वर को पा सकते हैं, बस उसी मुसीबतों से हमें दिया सलाई मिल गई। लालटेन स्नेह सुनने निकली। जब लालटेन को जलाने की कोशिश की गई, क्योंकि लालटेन भी मिल गया हमें, माचिस भी मिल गई, अब हम जब उसे जलाएंगे तो उसमें तेल तो होना चाहिए। स्नेह शून्य, स्नेह से शून्य, प्रेम से शून्य। यहाँ पर इसका प्रेम से शून्य का अर्थ है कि लालटेन में तेल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। अब क्या करें? एक टूटी फूटी टार्च थी, लेखक के घर में एक टूटी फूटी टार्च थी, लेकिन उसके ढूंढने के लिए भी हमें टार्च की ज़रूरत थी, क्योंकि वो टूटी फूटी टार्च किस कोने में रखी थी यह भी हमें नहीं पता था। तो उसे भी ढूंढने के लिए हमें एक टार्च की ही ज़रूरत पड़ रही थी। संदल घिसने की भांति वह कम सरदर्द नहीं था। संदल मतलब चंदन,
जैसे हम चंदन को घिसते हैं और थोड़ा 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 करके उसका लेप तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार यह जो कार्य था, दिया सलाई का ढूंढना या टार्च का ढूंढना, ये सारे कार्य संदल मतलब चंदन घिसने की भांति सरदर्द लग रहे थे। उस समय के अंधकार में मेरी अव्यवहारिकता पर मानो विद्युत प्रकाश पड़ा, यानी उस समय मेरी बुद्धि बिल्कुल भी काम नहीं दे रही थी। तो अचानक मुझे एक आइडिया आया और सेलरों के निर्झर मेरी महान मूर्खता की सनाद घोषणा कर रहे थे। सेलर मतलब तहखाने, निर्झर मतलब झरना, सनाद मतलब आवाज। यानी उस समय जब लेखक का दिमाग जब कुछ काम नहीं कर रहा था और सेलर के माध्यम से रोशनदानों से जो पानी अंदर आ रहा था झरने के रूप में और जो आवाज़ आ रही थी, तो लेखक ने उस आवाज़ को यहाँ पर क्या कहा है, जैसे कि ये आवाज़ मेरी मूर्खता पर हंस रहे हो। जैसे तैसे दीपक का आयोजन हुआ, यानी लालटेन से तो हमारा काम नहीं बना, तो जैसे तैसे हमने दीपक का इंतजाम किया। लेकिन अब दीपक तो हमें मिल गया, लेकिन उसे झंझावात का सामना करना पड़ा, तेज आंधी का सामना करना पड़ा। हथेली और अंचल से उसकी कहाँ तक रक्षा होती, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा भी था, तेज हवा भी चल रही थी, तो हम हथेली से या अपने आंचल या किसी कपड़े के माध्यम से उसे कब तक बचाते। तो दीपक भी बुझ गया। मेरे चाकर मतलब मेरे नौकर देव, जिनका नाम है देव, पड़ोस से फिर लालटेन ले आए। हम लोग शांति पूर्वक सबके साथ भीतर घर में बैठ गए। सोचा चलो यह भी तो तजुर्बा हुआ कि ऐसे भी हमें दिन देखने को आए और हम उस समय से कैसे हमने लड़ लिए। मैं अपने हॉल को नूह की किश्ती या मनु की नौका समझ रहा था। उनका जो लेखक का जो हॉल था वो पूरा जलमग्न हो चुका था। अब यानी वहाँ पे जो भी वस्तुएं रखी हुई थी वो तैरती हुई दिखाई दे रही थी। उस समय तक भी चिंता की प्रथम रेखा मेरे ललाट के प्रांगण में खेलती हुई नहीं दिखाई दी। इतना सब हो जाने के बाद भी लेखक को इतनी सी भी चिंता नहीं हो रही थी। ललाट यानी मस्तिष्क में चिंता की कोई रेखा नहीं दिखाई दे रही थी, किंतु थोड़ी ही देर में पास के कमरे से चलियो करके आवाज आई। चलियो, हम अचानक से किसी यदि कह दें चलियो चलो, तो जाहिर सी बात है सुनने वाला व्यक्ति थोड़ी देर के लिए डर जाएगा। बिल्कुल वैसे ही लेखक थोड़ी देर के लिए डर गए। उनने देखे कि मेरे बाग के माली, उनका नाम है श्री मंगलदेव, इसे अंडरलाइन कर लेना आप, ठीक है। लेखक के बाग के माली श्री मंगलदेव जी मेरे मंगल विधान में सदा दत्तचित्त रहते थे। यानी जो लेखक के जो माली हैं, जिनका नाम मंगलदेव है, ये हमेशा लेखक की बड़ी चिंता किया करते थे। चिल्ला उठे, बाबूजी उधर ही रहना। जोर से उन्होंने चिल्लाया कि बाबूजी उधर ही रहना। अब जैसे ही उन्होंने चिल्लाया बाबूजी उधर ही रहना, तो लेखक बिल्कुल डर गए और मैं समझा, मतलब लेखक ऐसा समझे कि कहीं बड़ा सा कोई सांप तो नहीं आ गया कि मेरे माली जो है मुझे उधर ही रहने को कह रहे हैं। मेरे फिर दूसरे चाकर, उनके दूसरे नौकर का नाम है श्री रणधीर जी, इसे भी आप अंडरलाइन कर लेना, ने बड़ी ही धीरता पूर्वक बताया कि कुछ नहीं हुआ है, वहाँ की जो जमीन है वो बैठ गई है। जबकि लेखक क्या समझ रहे थे, जैसे कि कोई बड़ा सा सांप आ गया हो। लेकिन फिर दूसरे उनके नौकर ने बताया कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, वहाँ की जो ज़मीन है वो बैठ गई है, तो आपको जो है तकलीफ ना हो, इसलिए उन्होंने चिल्लाया। बड़े आदमियों की भांति उसकी बात भी आधी ही सच थी। जमीन बैठी थी और फर्श के पत्थर आपस में सिर से सिर मिलाकर खड़े हो गए थे। देखो, जमीन बैठी भी थी और जो पत्थर लगे हुए थे, देखो अभी तो हम फर्श होता है या टाइल्स होती है, लेकिन उस सब यानी पहले के समय में क्या होता था, पत्थरों की जो है टाइल्स होती थी। तो जब वो ज़मीन धंस गई थी तो पत्थर थोड़े उठ गए थे और जो पत्थर है आपस में ऐसे एक दूसरे से सिर मिलाकर खड़े हो गए थे। तो ऐसा लग रहा था कि मानो वे सचेत होकर मेरे परित्राण का उपाय सोच रहे हो। ने लेखक ने देखो उसमें भी क्या ढूंढ निकाला कि जिस प्रकार से वो पत्थर आपस में सिर से सिर मिलाकर खड़े हो गए हैं, तो लेखक उन्हें देखकर ऐसा कह रहा है कि मानो ये भी ये सोच रहे हो कि मेरी रक्षा कैसे की जाए। परित्राण मतलब रक्षा। समस्या मेरे सामने आई, उसी समय मेरी गर्विणी महिषी भैंस
जिसको कलयुग के व्यास जी ने अपनी कविता में हमेशा के लिए अमर कर दिया था, समस्या अब मेरे सामने आ गई। भाई इंसान हैं हम में सोचने समझने की शक्ति है तो हम अपने आप को तो बचा लेंगे, लेकिन बेचारे मूक जानवर वो क्या करें। उसका छप्पर भी तो तालाब बन चुका था, जहाँ पर उस भैंसी को बांधा गया था उसके आसपास भी पूरा पानी ही पानी भरा था, पूरा तालाब का रूप ले लिया था। उस पर भी एक त्रिपाल डालकर उसे दरवाजे पर खड़ा कर दिया गया और बहुत कोशिश करने पर भी बरामदे में पैर न रखा। लेकिन भैंस उस समय बहुत डरी हुई थी, तो उसको निकालने के लिए जो भी उपाय तो किए जा रहे थे, लेकिन उपाय जो किए जा रहे थे लेकिन भैंस को जो है अभी भी डर लग रहा था। वो अपने एक भी कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थी। फिर जैसे तैसे उसे उस तालाब रूपी उस पानी से बाहर लाया गया। शायद वह भी जानती थी कि अब उसका भी जो फर्श है, जो जहाँ पे उसे बांधा गया है, वो भी अब धंसने वाला है। अब जैसे तैसे उस भैंसी को भी बचा लिया गया। मेरे एक पड़ोसी हैं, लेखक के एक पड़ोसी हैं, अंडरलाइन कर लेना, उनका नाम है श्री बैनर्जी साहब। ठीक है, मेरे एक पड़ोसी श्री बैनर्जी साहब अपनी व्यवहार कुशलता की दिव्य दृष्टि से मेरा भविष्य पहले ही देख चुके थे। बुजुर्ग से रहे होंगे, लगभग उन्हें हर चीज़ का अंदाजा हो जाता था। तो शायद लेखक के साथ कौन सी घटनाएं घटने वाली है इसका उन्हें अंदाजा हो चुका था, और वे शाम को ही ऐसा कहकर चले गए थे कि यदि कोई तकलीफ हो, यदि तुम्हें कोई तकलीफ हो तो उनका मकान मेरे डिस्पोजल पर है। यानी यदि तुम्हें कोई भी तकलीफ होगी तो तुम मेरे घर आकर शरण ले सकते हो। उस समय तो मैंने उनका सहानुभूतिपूर्ण निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। मुझे लगा ये तो पड़ोसी हैं, इनका काम ही है ऐसा बोलना। किंतु जब मेरे घर के सामने भी पानी बहने लगा और मेरा जो मकान है वो प्रायद्वीप बन गया, प्रायद्वीप एक टापू बन गया, बरामदे और शयनागार का भी फर्श बैठ गया और उनकी जो टाइलें थी वो मेरे बैठते हुए दिल की समता करने लगी, समानता करने लगी, तब जल्दी से मैंने बैनर्जी साहब का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। क्योंकि लेखक अब उस घर में रहने लायक नहीं बचा था, क्योंकि चारों ओर पानी ही पानी था। अब मजबूरन उन्हें बैनर्जी साहब का जो डिस्पोजल मतलब जो मकान उन्होंने निमंत्रण जो भेजा था उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया और वे बैनर्जी साहब के घर जाने के लिए तैयार हो गए। मकान में ताला लगाकर मैंने उनका द्वार खटखटाया। उन्होंने मुझे, मेरे नौकर और मेरी भैंस को अपने यहाँ आश्रय दिया। चिंताग्रस्त मनुष्य को जितनी निंद्रा आ सकती थी उतनी ही नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा निंद्रा मुझे उस समय आई, क्योंकि कोठी के लिए तो मैंने कड़ा जी कर मन में सोच लिया था। कोठी मतलब अपने मकान के लिए उसने अपने मन में ऐसा सोच लिया था कि इदम न मम इदम वरुणाय, मतलब इधर भी पानी उधर भी पानी। निंद्रा भंग करने की यदि कोई बात थी तो पड़ोस के सज्जनों और सज्जनाओं की करुण पुकार। यानी वे इतनी गहरी नींद में सोए हुए थे कि उन्हें कोई नहीं जगा सकता था। आप कितनी भी आवाज़ लगाते वे नहीं जागते, लेकिन आसपास जो पानी के कारण कोहराम मचा हुआ था और लोगों की जो बचाने की जो आवाज़ थी, बस यही एक करुण पुकार थी जो उन्हें जगा सकती थी। मेरी भैंस तो सुरक्षित थी, लेकिन गरीब लोगों के जानवर भी चिल्ला रहे थे, लोग भी चिल्ला रहे थे और जानवर भी चिल्ला रहे थे। बहुत कोशिश करने पर भी मैं उनकी सहायता न कर सका। बहुत कोशिश की लेखक ने, लेकिन वो उनकी सहायता करने में असमर्थ थे। सोच सकते हो क्या क्यों असमर्थ थे? क्योंकि चारों ओर पानी ही पानी था, एक तो घना अंधकार था, पानी के कारण जो रास्ता है वो भी नहीं सूझ रहा था, तो वो जाते भी तो कैसे जाते। तो अंधकार और जल के कारण समुझ पर ही नहीं पंथ की बात हो रही थी। पंथ यानी रास्ता, बिल्कुल रास्ता जो है अंधकार और पानी के कारण समझ नहीं आ रहा था, इसलिए लेखक चाह कर भी किसी को नहीं बचा सकते थे। ये हो गया। अब ये जो रात है वो जैसे तैसे बीत गई। सुबह उठकर जल प्लावन का व्यापक एवं भयंकर दृश्य देखा।
सुबह उठकर, यानी जब क्या होता है चारों ओर जब पानी पानी हो जाता है, उसके बाद जब पानी चला जाता है तो वहाँ पे कितनी गंदगी हो जाती है, पूरा कीचड़ गाद सब जम जाता है, वस्तुएं जो कहीं से तैरती हुई आई उस पर कीचड़ लग जाता है। तो यहाँ पे उसी दृश्य का वर्णन किया है कि सुबह उठकर जल प्लावन मतलब बाढ़ का व्यापक और भयंकर दृश्य देखा। विशाल फैला हुआ और बड़ा ही भयंकर दृश्य था। मनु की भांति भीगे नयनों से, मनु, ये बार बार यहाँ पे मनु शब्द आ रहा है बेटा, 2 बार आ गया। ये मनु जो शब्द है वो जयशंकर प्रसाद, नाम सुने हैं आप, इनकी जो काव्य कृति है जिसका नाम है कामायनी, इसे आप नोट कर लेना, है ना, कामायनी, इसके पात्र है ये मनु। ठीक है, तो मनु की भांति भीगे नैनों से तो नहीं, कुछ करुण हास्य के साथ मैं देख रहा था प्रलय प्रवाह। और मुझे भी एक तथ्य की प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। ये जो 2 यहाँ पे काव्य पंक्ति दी हुई है, मैं देख रहा था प्रलय प्रवाह और कहो इसे जड़ या चेतन, ये जो दोनों पंक्ति है वो कामायनी जो कविता है उसी की पंक्ति है। तो आप इसे भी अंडरलाइन कर लेना, कहीं आपको यदि पूछ लिया कि यह पंक्ति जो है किस कवि के ने लिखी है या इन जयशंकर प्रसाद की किस कविता में लिखी गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं स्वयं अपने को कामायनी का मनु ही नहीं, आ गया कामायनी का मनु, ठीक है, कामायनी का मनु ही नहीं वरन स्वयं को नारायण समझने लगा। ये हो गया अपने चैप्टर के का जो शीर्षक है, ये उसकी सार्थकता यहाँ कंप्लीट हो गई बेटा ना, कि मैं स्वयं को क्या समझने लगा, नारायण। अब आप सारी स्थिति समझ गए कि नर जो है अपने आप को, मतलब नर यानी एक व्यक्ति, यहाँ वो व्यक्ति कौन है, लेखक, अपने आप को नारायण क्यों समझने लगा, क्योंकि नारायण भी तो जल में ही निवास करता है और उस समय लेखक में कौन सी कसर बाकी रह गई थी कि वो स्वयं को नारायण न कहते, क्योंकि उनके चारों ओर भी तो पानी ही पानी था। नारासु अयनम यस्य सह नारायण, मतलब जिसका घर कहाँ होता है, जल में होता है, और मेरा घर भी तो पानी में था, फिर मेरे नारायण होने में क्या कसर बाकी थी। इस प्रकार बिना करने के ही मैं, मतलब लेखक, क्या बन गए, नर से नारायण। क्लियर हो गया यहाँ तक के? अब देखिए पानी भी आया, हमने स्थिति भी देख ली है सारी कि लेखक को किस किस प्रकार की विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। अब पानी भरा है तो अब हम उसे खाली भी तो करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम अपने आसपास का जो पानी है उसे फेंक दें ताकि हमारा जो घर है वो रहने की स्थिति में आ जाए। तो इसके लिए भी बहुत सारे प्रयास किए गए। बस अब यहाँ पर कुछ व्यंगों के माध्यम से फिर उसी चीज़ का यहाँ पर वर्णन है कि किस प्रकार पानी को वहाँ से खाली कराया गया। उस दिन सिवाय सहानुभूति प्राप्त करने के कुछ न कर सका। पहला दिन, ठीक है, जब सवेरे उठ के सुबह उठकर उन्होंने जलप्लावन का वो भयंकर जब दृश्य देखा, तब वो लोग सिर्फ उन्हें सहानुभूति दे रहे थे। सहानुभूति कैसे कि भाई जो होना था हो गया, अब आगे की सोचो, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, ये तो पानी जो है ईश्वर के द्वारा दिया गया है, अब पानी न भी आए तो भी तो हम जीवित नहीं रह सकते, तो हमें इस समस्या से तो जूझना पड़ेगा। इस प्रकार की जो सहानुभूति है लेखक को दे रहे थे। महाभारत में एक कथा है, एक कहानी है कि एक टिटहरी, ठीक है, एक टिटहरी ने चोंच से समुद्र खाली करने का साहस किया था। टिटहरी एक जीव, और जो छोटा सा जीव है और समुद्र कैसा है, विशाल। अब उस विशाल समुद्र को उसने अपनी छोटी सी चोंच से खाली करने का साहस किया था। बिल्कुल ऐसा ही साहस अब हम यहाँ पर लेखक के साथ करेंगे। हमारे पहले दिन के उद्योग मतलब काम, क्या काम, पानी निकालने के काम। हमारे पहले दिन के उद्योग तो करीब करीब वैसे ही थे मतलब कैसे थे
टिटहरी प्रयोग जैसे, जिस प्रकार से टिटहरी ने समुद्र को खाली करने का प्रयास किया था, वैसे ही लेखक द्वारा जो कार्य किया जा रहा था बिल्कुल वैसा ही था, क्योंकि चारों ओर पानी ही पानी था और छोटे छोटे पात्रों के माध्यम से उस पानी को बाहर फेंकना था। तो ये हो गया टिटहरी प्रयोग। कुंभज, कुंभज मतलब घड़ा, कुंभ यानी घड़ा, कुंभज मतलब घड़े से उत्पन्न। भगवान अगस्त्य देव की कृपा न हो सकी। अगस्त्य देव ये ऋषि मुनि है एक, है ना, हमारे पुराणों में इनका उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि शायद इन्होंने समुद्र को पी लिया था। तो कुंभज भगवान अगस्त्य देव की कृपा भी नहीं हो सकी, मतलब इनके करने से भी कुछ नहीं, मतलब उस घड़े के माध्यम से पानी को जो बाहर निकाला जा रहा था, लेकिन पानी जो था अभी भी जस का तस बना हुआ था। मौसी बाल्टी देवी, कुंभज की मौसी बाल्टी देवी, जो कुंभ की सगी, कुंभ मतलब घड़े की सगी परंतु छोटी भगिनी थी, भगिनी यानी बहन थी, की गत न थी, की गत न थी, मतलब उसके माध्यम से भी, यानी उस घड़े उस बाल्टी के भी माध्यम से जो पानी फेंका जा रहा था, लेकिन तब भी वहाँ कोई असर नहीं हो रहा था, पानी अभी भी जस का तस बना हुआ था। क्योंकि पानी फेंका जाता भी तो कहाँ फेंका जाता, अगर हम घड़े के माध्यम से या बाल्टी के माध्यम से पानी उलेचते तो उसे फेंकते तो कहाँ फेंकते, क्योंकि चारों ओर तो पानी ही पानी था, वो पानी वापस आ जाता, चारों ओर पानी ही पानी था। ये हमारा पहले दिन का प्रयोग हुआ। पहले दिन हमने इस प्रकार का कार्य करने की कोशिश की है। अब आया दूसरा दिन। दूसरे दिन कलयुग का यांत्रिक अवतार, कलयुग का यांत्रिक अवतार फायर ब्रिगेड का पंप बुलवाया गया। उसके लिए स्लीपरों की सड़क तैयार करने में विद्यार्थियों ने, अब जब फायर ब्रिगेड जब बुलाया गया तो चूंकि सड़कों का तो नामो निशान नहीं था वहाँ, तो क्या किया गया, उस फायर ब्रिगेड को उस लेखक के घर तक लाने के लिए स्लीपर, स्लीपर मतलब चप्पल नहीं है बेटा, लकड़ी के कुछ तख्ते, ठीक है, उस तख्ते के माध्यम से उस फायर ब्रिगेड, उस गाड़ी के लिए रास्ता बनाया गया। तो इस रास्ता को बनाने के लिए कुछ वहाँ एक कॉलेज था, वहाँ के कुछ विद्यार्थियों ने भी लेखक की मदद की। अब उस गाड़ी को लेखक के घर तक उस स्लीपरों के माध्यम से कैसे पहुँचाया गया, उनके पास स्लीपर भी गिनती के थे, मतलब उसकी संख्या 16 थी, ये भी आपको अंडरलाइन कर लेना, आगे मिलेगा। तो उस स्लीपरों को क्या किया जाता था, बिल्कुल बराबर लाइन से बिछाया जाता था, और जैसे जैसे जो गाड़ी है उस स्लीपर के माध्यम से आगे बढ़ती थी, पीछे के स्लीपर उठाकर वापस सामने रख दिए जाते थे। तो इस प्रकार से जैसे तैसे गाड़ी को लेखक के घर के तक पहुंचाया गया। सड़क, स्लीपरों की सड़क तैयार करने में विद्यार्थियों ने, जिनमें अधिकांश आगरा कॉलेज के थे, इसे भी अंडरलाइन कर लेना कि जिन विद्यार्थियों ने मदद की वे किस कॉलेज में पढ़ते थे, आगरा के कॉलेज में पढ़ते थे। भगीरथ प्रयत्न किया, भगीरथ प्रयत्न करना, अत्यधिक प्रयास किया, अथक प्रयास किया। घर में कुल 16 स्लीपर थे, अंडरलाइन कर लेना, स्लीपरों की संख्या कितनी थी, 16। विद्यार्थीगण पीछे के स्लीपरों को आगे लाकर सड़क बनाते उसे मेरे घर तक ले आए, उसे किसे, गाड़ी को मेरे घर तक ले आए। उस रोज भी भीषण वर्षा के कारण फायर ब्रिगेड को भी हार माननी पड़ी, क्योंकि वर्षा जो थी वो थमने का नाम नहीं ले रही थी। तो ऐसी स्थिति में जितना भी पानी हम बाहर फेंक देते या उलेच देते, वापस पानी उतना ही जमा हो जाता। तो पहले दिन का प्रयास भी हमारा असफल रहा। दूसरे दिन भी जो हमने फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलवाई, तो ये भी जो हमारा प्रयास है ये असफल हो गया। जितना पानी निकला उतना ही रक्त बीज की भांति और बढ़ता गया, रक्त बीज की भांति। रक्त बीज जानते हो ना, एक राक्षस था, है ना। जब इस राक्षस को मारने की बात आती है तो जब इसे मारा जाता है तो उसका जो खून की जो भी बूंद धरती पर टपकती थी, उस खून की बूंद से पुनः एक रक्त बीज नामक राक्षस उत्पन्न हो जाता था। तो ये भी एक बड़ी समस्या थी। तो फिर बाद में जो है दुर्गा जी ने उनका वध किया था, इस प्रकार से वध किया था कि उनका एक भी खून जो है धरती पर ना पड़े। बिल्कुल ऐसी स्थिति यहाँ पर आ गई थी कि पानी उलीचा जाता तो रक्त बीज की भांति वह उतना ही पानी पुनः वहाँ पर आ जाता था। ये हमारे 2 दिन के प्रयास हुए जो असफल हुए। अब तीसरा
तीसरे दिन फिर टिटहरी प्रयोग शुरू हो गया, वही समुद्र से को चोंच के माध्यम से खाली करने वाली बात आ गई। तो इसमें किन उपकरणों का, किन चीज़ों का सहारा लिया गया? परातों से पानी उलीचा गया। परातों मतलब बर्तन जो थोड़ा गहरा सा है, उससे पानी उलीचा गया। ये तीसरा दिन का काम। चौथे दिन परोहे लगे। परोहे मतलब थोड़े मतलब ये जो परात था उससे एक बड़ा सा बर्तन। अब चौथा दिन भी हो गया, गुजर गया। पांचवें दिन बड़ी सिफारिशों से चेयरमैन साहब के सामने प्रार्थी की भांति खड़े होकर अर्ज परदार्ज करने पर इंजन मिला। जैसे कि नगर पालिका में हमने ये मान के चलिए कोई आवेदन दिया कि हमारे यहाँ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है तो हमें इंजन की आवश्यकता है, तो जैसे तैसे जो है लेखक को इंजन मिला। अब सेलर का पानी निकला और फिर संधों से आया, यानी उस इंजन के माध्यम से हमने तहखाने का पानी, सेलर मतलब तहखाने का पानी बाहर तो फेंक दिया, लेकिन उस घर में जो दरारें पड़ी हुई थी तो उस दरार से वो सेलर का जो पानी था वापस फिर घर के भीतर आने लगा। तो इसके लिए क्या कोई उपाय किया जा सकता है? किया जा सकता है। क्या करें? संधो बेटा, संधो मतलब होता है दीवार में जो दरार आ जाती है वो, यानी दरार, ठीक है। संधे रोकने के लिए कोठी के चारों ओर मिट्टी डाल दी गई। मतलब जो वो दरारें पड़ी हुई थी तो उसके आसपास मिट्टी डाल दी गई ताकि वो दरारें जो हैं वो बंद हो जाए, जो सेलर का पानी है वो अंदर न आए। इस प्रकार मिट्टी डाली गई, बाल्टियों और परोहों की शरण ली गई। मतलब पहले तो इंजन से पानी फेंक दिया गया, उसके बाद संधे मतलब दरारें जो है उसे बंद कर दिया गया। अब जो बचा कुचा पानी है वो बाल्टी और बर्तनों की सहायता से फेंका गया। अब बचा कुचा जो पानी था वो धरती माता ने सोख लिया, कुछ कुएं ने पी लिया। इस प्रकार पूरे सप्ताह बाद जल बाधा मिटी। ये भी आपको अंडरलाइन करना है कि लेखक को कितने दिन उस बाढ़ के पानी से कितने दिन लगे उस जल बाधा को मिटाने के लिए? तो पूरा 1 सप्ताह। शायद ब्रज पर भी सुरराज का 7 दिन कोप रहा होगा। सुरराज का मीनिंग इंद्र, ठीक है, और कोप यानी गुस्सा। यानी ऐसा मान लिया गया कि शायद कि जब वो गोवर्धन पर्वत वाली घटना हुई थी ना, कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था, तब बहुत तेज वर्षा हुई थी। तो बिल्कुल यहाँ पे 7 दिन की बात की गई है। तो एक कल्पना कर रहे हैं कि उस समय जब ब्रज में बहुत जब तेज बारिश हुई थी तो शायद उस समय भी इंद्र जो है इतने ही क्रोधित हुए होंगे जितने क्रोधित आज है। ये हो गया, जैसे तैसे हमने पानी जो है बाहर कर लिए। अब मेरे घर का तो यहाँ हाल था, लेकिन मेरे आसपास भी बहुत खैर ना थी। अब सोचो, लेखक के घर का पानी फेंकने के लिए हमें 1 सप्ताह लगा, तो आसपास की जो स्थिति थी वहाँ पर कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ना रहा होगा। जेल के पास नावें तैराने की नौबत आ गई थी। वहाँ पर जैसे कि कॉलेज था, एक जेल भी था, जेल के आसपास भी जो पूरा पानी ही पानी था, तो वहाँ से हमें इधर उधर जाने के लिए नाव की शरण लेनी पड़ी। सेंट जॉन्स गर्ल्स स्कूल भी जलमग्न हो गया था। वहाँ पे जो एक गर्ल्स स्कूल था वो भी पूरी तरह डूब चुका था। बाढ़ का प्रवाह बड़ी दूर दूर तक के था, चारों ओर पानी ही पानी। गांव के गांव, सारे गांव के गांव जो थे वो जलमग्न हो गए थे, पानी में पूरी तरह डूब गए थे। जाने बहुत तो नहीं गई, पर काफ़ी लोग मारे जा चुके थे। 4-5 दिन बाद जो लोग अपने घर लौट गए, उनमें से एक ही परिवार के 6 या 7 आदमी दबकर मर चुके थे। पहले दिन जो लोग घर से बाहर गए थे तो उनको घर लौटना बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि जगह जगह जो है सड़कें भी टूट गई थी, बिजली के खंभे जो है वो गिर गए थे, तो आवागमन के जो रास्ते हैं वो सारे बंद हो गए थे। तो जो जहाँ गया था वो वहीं पे फंस गया था। कई जगह ज़मीनें बैठ गई थी। आगरा फोर्ट के पास की भी जो सड़क है वो फट गई थी। एक जगह तो सड़क टूट जाने के कारण बिजली के जो खंभे हैं वह भी गिर गए थे, इसलिए जो जहाँ था वो वहीं रह गया। बाढ़ पीड़ितों की लोगों ने अन्न वस्त्र आदि से खूब सहायता की। जनरली हमारे साथ भी ऐसा होता है, कहीं कभी कोई मुसीबत आती है तो हम जो भारतीय हैं, हमारे अंदर भावनाएं जो है वो कूट कूट के भरी होती है, तो हम लोग क्या करने लगते हैं, उनकी मदद किसी न किसी रूप में करने लगते हैं। चाहे हम अपने घर से अन्न
दें, चाहे हम पुराने कपड़े दें, जैसे भी हम लोग सहायता करते हैं, बिल्कुल ऐसी ही सहायता यहाँ पर भी की गई। तो ये एक क्वेश्चन भी है बेटा, बाढ़ पीड़ितों की किस प्रकार से सहायता की गई। तो लोगों ने अन्न वस्त्र आदि देकर उनकी खूब सहायता की। सभी शिक्षा संस्थानों ने छुट्टी कर दी, सारे वहाँ के जितने भी स्कूल या कॉलेज थे वहाँ पर छुट्टी घोषित कर दी गई। और जितने भी बाढ़ से पीड़ित जो लोग थे उन्हें उन संस्थानों में, उन स्कूलों में, उन कॉलेजों में उन्हें आश्रय दिया गया। और लेखक को जैन बोर्डिंग में आश्रय मिला, इसे भी आप अंडरलाइन कर लेना। लेखक को कहाँ पर आश्रय मिला? जैन बोर्डिंग में। अब मैं अपने घर की याद कर हंस सकता हूँ। अब लेखक जो बीत गया है, लेखक जब उन्हें याद करते हैं तो उन्हें हंसी भी आती है। उन दिनों हास्य रस भी जलमग्न हो चुका था। जो हास्य रस था वो जलमग्न हो चुका था, मतलब पानी में पूरा तरह से डूब चुका था। हास्य रस भी जलमग्न हो जाने के कारण करुण रस में और में जिसके देवता वरुण देव है परिणत हो गया था, बदल गया था। वरुण देव के उस अलौकिक अनुभव की ईश्वर कभी भी पुनरावृत्ति न करे। लेखक जो है ईश्वर से ऐसी कामना करते हैं कि ऐसा जो दृश्य है कभी भी हमारे सामने उपस्थित न हो। ठीक है, ये हो गया आपका बेटा चैप्टर पूरा कंप्लीट। एक बार और आप इसे पढ़ लेना, क्योंकि आप जब इसे पढ़ेंगे बेटा तो आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज आपको शाम तक जो है ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, तो आप सारे ऑब्जेक्टिव देखकर लिख लेना। इसके बाद कल बेटा हम क्वेश्चन आंसर जो है वो रीड कर लेंगे और इसका जो ग्रामर पोर्शन है भाषा अनुशीलन वो भी कर लेंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।